Yes, today we are going to study about the new topic known as the ARDS, acute respiratory distress syndrome, in which we see their etiology and the pathophysiology and the clinical manifestations, and in which we see several the treatment modality and histopathological examination during this. And ARDS, acute respiratory distress syndrome, मीन्स मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि अचानक अगर किसी कारणवश, जैसे मान लीजिए कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है जिसमें कि आपका रेस्पिरेटरी फेल्योर भी हो सकता है, ठीक, या कि आपका रेस्पिरेट जैसे कि आपको जैसे कि डिस्पनिया का सांस लेने में अगर कहीं प्रॉब्लम हो गया, ठीक, या कि आपका जो रेस्पिरेटरी रेट हो गया वो बढ़ रहा है, अचानक से अगर कुछ हो रहा है और कोई मतलब कोई इसका मेन जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले हम दो चीज़ के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका जो अल्वियोलाई को देखते हैं, तो अल्वियोलाई में दो जैसे सेल होते हैं, जैसे एक होता है न्यूमोसाइट 1, ठीक, एक होते हैं न्यूमोसाइट 2, ठीक है। तो इसको हम इसके पास है, इसको हम लिखेंगे P2, इसको लिखेंगे P1, ठीक। तो जो न्यूमोसाइट 1 और जो 2 होते हैं, जो जो 1 होते हैं वो होते हैं जो स्क्वामस इपिथेलियम से बने होते हैं, स्क्वामस इपिथेलियम। और जब स्क्वामस इपिथेलियम से बने हैं तो इसका थीन लेयर होता है, तो ये जो मेनली आपका जो वर्क करता है वो गैस एक्सचेंजिंग में ये मेनली ये वर्क करता है। और बात करते हैं जो न्यूमोसाइट 2 है, वो क्या होता है, क्यूबॉइडल सेल होता है। और ये जो क्यूबॉइडल जो सेल होता है ये नॉर्मली क्या करता है कि जब आप जैसे मान लीजिए कि टेंडेंसी जो होता है लंग्स का, वो हमेशा क्या होता है कि कोलैप्स होने का टेंडेंसी होता है, लेकिन उसको बचाने का जो काम होता है वो करता है न्यूमोसाइट 2, क्या रिलीज करता है जो मतलब जैसे फॉस्फोलिपिड कंपाउंड्स, जैसे कि ऐसा कंपाउंड जैसे वो यूज मतलब सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है सरफेस टेंशन को क्या करे, वो डिक्रीज करे, ठीक। तो ये कंपाउंड रिलीज करता है जो कि सरफेस टेंशन को वो रिड्यूस करता है, और इसका जो डैमेज होने का, जो कोलैप्सिंग होने का जो चांसेस होता है वो क्या करता है, कम करता है। और इसका क्या करता है, प्रिवेंट सर्फेक्टेंट ये रिलीज करता है, ठीक है, सर्फेक्टेंट। और ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, और सरफेस टेंशन जब कम होगा तो इसको किससे प्रिवेंट करेगा, डैमेज से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। दूसरा जो कार्य है कि मान लीजिए कि अगर न्यूमोसाइट 1 और चाहे न्यूमोसाइट 2 भी कुछ, अगर मान लीजिए अगर न्यूमोसाइट 1 डैमेज हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्टेम सेल होता है कि फिर वो न्यूमोसाइट 1 और न्यूमोसाइट 2 बना सके, ठीक। तो इसमें एक और इसका काम होता है कि ये रीजेनरेशन जो होता है, रीजेनरेशन ऑफ न्यूमोसाइट 1 और न्यूमोसाइट 2 का ये रीजेनरेशन भी कराता है, ठीक है। रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, स्टेम सेल हैं और ये जो रीजनरेट कराते हैं। और मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर इन्फेक्शन हो, जैसे कि मान लीजिए अगर इटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हो सकते हैं डायरेक्ट, अगर इंजरी की बात करते हैं, डायरेक्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर लंग इंजरी हो रहा है, चाहे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट लंग इंजरी हो रहा है। तो डायरेक्ट इंजरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है वो किसके चलते होता है, निमोनिया के चलते, मतलब कोई इन्फेक्शन जैसे निमोनिया हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं अगर बॉडी में कहीं दूसरे जगह अगर इन्फेक्शन है, चाहे इन्फ्लामेशन है, तो वो अगर इन्फ्लामेशन वो अगर सेप्सिस के फॉर्म में, जैसे सेप्टिक शॉक है, अगर वो वहाँ पे जाके अगर मतलब लंग्स में जाता है तो वहाँ उसके चलते अगर डैमेज होता है, तो ये जो है इनडायरेक्ट है। जैसे इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है सेप्सिस, और इसको हम कह सकते हैं सेप्टिक शॉक भी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इनडायरेक्ट लंग इंजरी। लेकिन बहुत सारा कारण है जो कि डायरेक्ट लंग इंजरी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, चाहे अभी हम लोग पढ़े थे जो कोविड-19 जो वायरस के थ्रू, जैसे कोविड-19 इन्फेक्शन जो हुआ, ठीक, इसके चलते क्या हुआ कि
जो डायरेक्ट इंजरी हुआ अपने लंग्स का, ठीक। इसके बाद से बहुत सारा चीज़, जैसे मान लीजिए कि एस्पायरेशन अगर हो गया। एस्पायरेशन में क्या होता है कि जैसे अगर माउथ से अगर कोई कंटेंट अगर एस्पायरेट होता है और जाता है लंग्स में, तो वो नॉर्मली क्या होता है, चाहे फूड जो है अगर स्टोमक का कंटेंट अगर कहीं बाहर आता है तो वो एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है। एसिडिक लो पीएच वाला जो कंपाउंड है, अगर वो लो पीएच वाला अगर हमारे चाहे जो एनारोबिक बैक्टीरिया अगर जाते हैं तो वो भी मतलब डायरेक्ट लंग इंजरी का कारण बनते हैं। और वो हमारे जैसे कि मान लीजिए कि जो न्यूमोसाइट 1 है और न्यूमोसाइट 2 है उसको डैमेज करते हैं। जब वो डैमेज हो गए, जब वो इन्फ्लेम्ड हो गए, तो वो भी क्या करेंगे कि जो मान लीजिए जो इंटरल्यू साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, ठीक है। और वो साइटोकाइंस क्या क्या फर्दर इन्फ्लामेशन का ये कारण बनाते हैं, ठीक। एस्पायरेशन हो गया। और फिर मान लीजिए कि डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया। इस ट्रॉमा से क्या, मान लीजिए कि डायरेक्ट कोई जैसे चाकू मार दिया, चाहे कुछ भी हो गया, तो इसके चलते क्या न्यूमोथोरेक्स चाहिए, ये सब का कारण भी बनता है। तो डायरेक्ट ट्रॉमा से भी ये क्या हो सकता है कि डायरेक्ट इंजरी हो सकती है। अच्छा, एक मान लीजिए कहीं आप वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, और जब मान लीजिए कि गैस कोई कंपनी है और वहाँ पे टॉक्सिक गैस, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो मान लीजिए कि वहाँ पे अगर किसी कारणवश आपको टॉक्सिक गैस स्मोक अगर अंदर जाता है तो इसके चलते डैमेज होता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में मान लीजिए कि हम तो सेप्सिस के बारे में पढ़े हैं। सेप्सिस में और क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, लॉन्ग बोन इंजरी हो गई, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर अगर हो गया, तो लॉन्ग बोन अगर फ्रैक्चर होता है तो मान लीजिए कि जो भी अगर बोन फ्रैक्चर हुआ, तो बोन फ्रैक्चर जब होता है तो उसमें जो बोन मैरो में जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि फैट सेल्स भी हैं, बहुत सारा फैट्स सेल्स भी हैं। और ये फैट सेल चाहे फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो वहाँ से बाहर निकलेंगे और सर्कुलेशन के थ्रू जब बाहर आएंगे, ठीक है, तो ये फाइनली जो फैट सेल है वो ओलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। और ये ओलिक एसिड क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन में अगर आया, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो मान लीजिए ये एंडोथेलियम है, ठीक है, ये एंडोथेलियम है। अच्छा है, ये जो हम बात कर रहे हैं जो इसका एंडोथेलियम है, ऑल्वियोलस का एंडोथेलियम है, तो इसमें ये डिपोजिशन होता है, ठीक है, और इसका डैमेज कराता है। ओलिक एसिड इसका डिपोजिशन और इसका डैमेज कराता है। जब ये डैमेज और इसका डिपोजिशन के साथ और डैमेज होगा तो फिर ये आप सीरियस कॉम्प्लिकेशन का ये कारण बनाएगा। और इस कॉम्प्लिकेशन को हम कहते हैं, इसको कहते हैं फैट इम्बोलाई, फैट इम्बोलाई। और ये फैट इम्बोलाई के अगर हम बात करते हैं, इसका ट्रायड हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या ट्रायड होता है फैट इम्बोलाई में। इसमें आप पेशेंट को हाइपोक्सेमिया देखने के लिए हमें मिलेगा। हाइपोक्सेमिया के साथ क्या होगा, क्या होगा कि न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी आ सकते हैं, इसमें न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी आ सकते हैं, हाइपोक्सेमिया के चलते आ सकते हैं। फिर क्या होगा कि जो अपर बॉडी जो पार्ट है उस पर पिटेचियल रैश का भी फॉर्मेशन होता है। अपर बॉडी पिटेचियल रैश का ये फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। फैट एम्बोलाई का ये ट्रायड है, हमें इसको याद रखना है। अब मान लीजिए कि अगर सेप्सिस की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ सेप्सिस को समझिए, ठीक है। अगर सेप्सिस क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में एंट्री किया, बॉडी में एंट्री करने के बाद वो एक्टिवेट किसको करता है, इम्यून सिस्टम को। अब जो इम्यून सिस्टम ये जो एक्टिवेट होगा तो ये बहुत सारा साइटोकाइनिन्स रिलीज करेंगे, बहुत सारा साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इंटरल्यूकिन 1, चाहे इंटरल्यूकिन 6, और आप कह सकते हैं TNF अल्फा। और ये TNF अल्फा चाहे इंटरल्यूकिन 6 जो भी है, ये क्या होगा कि अगर मान लीजिए पूरे बॉडी में जैसे ये सर्कुलेट होता है, और वो अगर मान लीजिए कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में अगर आता है, ठीक है, अगर ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में अगर आता है तो वहाँ का जो ये कैपिलरीज है, पल्मोनरी जो कैपिलरीज है उसको लीकी बनाएगा। लीकी कहने का मतलब है कि जो वो परमिएबिलिटी है उसकी परमिएबिलिटी को वो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब परमिएबिलिटी इंक्रीज होगा तो जो कंटेंट, जो मान लीजिए कि जो भी प्रोटीन, जो फाइब्रिन्स, चाहे जो भी न्यूट्रोफिल, चाहे जो भी है, ठीक है,
अब वो क्या होगा कि नॉर्मल सर्कुलेशन से कैपिलरी से वो कहाँ एंट्री करेगा, अब वो आपके अल्वियोलाई में एंट्री करेगा, और उसके चलते क्या होगा, अब फर्दर इन्फ्लामेशन चाहे इन्फेक्शन का ये कारण बनेगा। तो इस पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो क्या कर देगा, इसको परमिएबिलिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इसकी परमेबिलिटी बढ़ाएगा, और वो कहाँ जाके डिपोजिट होगा, एंड गेट इनटू किस में उसको ला देगा, अल्वियोलाई में, और ये अल्वियोलाई को क्या करेगा, फिर वो डैमेज करेगा। ठीक, तो ये तो नॉर्मली हम लोग जो है वो हम लोग देखें कि कैसे ये वो करता है और कैसे इसका मैकेनिज्म है। ठीक, अब बात करते हैं कि हम लोग एक और बात कर सकते हैं, जैसे कि ये इनडायरेक्ट में पेनक्रियाटाइटिस का भी एक होता है। मान लीजिए पेनक्रियाज किसी तरह से डैमेज हुआ, चाहे कोई इन्फेक्शन के चलते अगर डैमेज हो रहा है, चाहे इन्फ्लामेशन के चलते कोई डैमेज हो रहा है, तो ये बहुत सारा क्या होगा कि इसमें जो इंजाइम्स होते हैं वो रिलीज करेगा, अपने पेनक्रियाटिक इंजाइम्स रिलीज करेगा। और वो इंजाइम क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए इंटरल्यूकिन 1 जो है, चाहे इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 कह सकते हैं, चाहे आप TNF अल्फा जो है, इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा के साथ ये अगर कंबाइन करता है, मतलब कंबाइनली वर्क करता है, और इसके साथ जब वर्क करता है तो ये आगे चल के क्या कर सकता है, ये डिफ्यूज इन्फ्लामेशन कर सकता है। ठीक है, और ये डिफ्यूज इन्फ्लामेशन और जो भी है, अगर मान लीजिए वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है तो वहाँ के भी इपिथेलियम को, अल्वियोलर इपिथेलियम को ये डैमेज करेगा, और जब अल्वियोलर इपिथेलियम डिफ्यूज इन्फ्लामेशन हुआ, अल्वियोलर इपिथेलियम और चाहे क्या करेगा, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन उसको डैमेज करेगा, अल्वियोलर एपिथेलियम को ये डैमेज करेगा। जब इसको ये डैमेज करेगा, इसके डैमेज से क्या होगा कि अब फ्लूइड जो है वो लीक करेगा, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन से, और कारण क्या बनाएगा, पल्मोनरी इडेमा का ये कारण बनाएगा। ठीक, तो ये तो चीज़ हम लोग देखें कि कैसे ये मतलब क्या इसका इटियोलॉजी है, कैसे ये इटियोलॉजिकल ये जो वर्क करता है। ठीक है, ये चीज़ देखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, और क्लिनिकल फीचर्स इसके साथ साथ देखेंगे कि कैसे मतलब वो क्लिनिकल फीचर्स आ रहा है, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि अगर हम लोग बस समझना है कि जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, चाहे कोई पैथोजन है, अगर हमारे लंग्स में जैसे अल्वियोलाई में एंट्री कर गया, लंग्स में एंट्री कर गया, जैसे लंग्स में एंट्री जैसे ये करता है, मान लीजिए कि ये है, ठीक, तो लंग्स में एंट्री करता है तो वो क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, और इस इन्फेक्शन के कारण ये किसको इरिटेट करता है, न्यूमोसाइट 1 और न्यूमोसाइट 2 को। ये न्यूमोसाइट 1 है और ये न्यूमोसाइट 2 है। अगर इसको ये इन्फ्लेम करता है, इन्फेक्शन करता है, तो ये सब क्या करते हैं, अपने बचाव के लिए क्या करते हैं कि वो मतलब कुछ फैक्टर्स वो रिलीज करते हैं, और कुछ फैक्टर्स जो मतलब प्रोटेक्टिव फैक्टर, मतलब बचाने के लिए, जैसे मतलब माइक्रोफेज है उससे गुहार लगाते हैं कि भाई हमें बचा लो, हमारे ऊपर अटैक हुआ है। ठीक, तो ये जो गुहार है, ठीक है, वो लगा रहे हैं, कुछ इसमें फैक्टर्स रिलीज कर रहे हैं, जैसे डैम्प, ठीक है, कोई रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल्स, इसमें इसको कह सकते हैं रिकॉग्निशन, ये पार्टिकल्स को ये रिलीज करते हैं, चाहे फैक्टर्स कह सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स या पार्टिकल्स को रिलीज करेंगे, और उसके चलते वो एक्टिवेट किसको करेंगे, डैम के थ्रू किसको एक्टिवेट करेंगे, मैक्रोफेज को। अब ये जो मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा, ठीक है, मान लीजिए कि ये मैक्रोफेज क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। अब ये जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा तो वो रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 और TNF अल्फा, ठीक है। अब जब ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरल्यूकिन 1, 6 और 8 और अल्फ़ा जब बनेगा, ठीक है, और किसके थ्रू ये बन रहा है, रिकॉग्नाइजेशन पैटर्न्स के थ्रू। अब वो क्या होगा कि जो एपिथेलियम है इसको ये लीकी बनाएगा, और ये एपिथेलियम लीक होकर जितना भी ये जो फैक्टर्स है, जैसे इंटरल्यूकिन 1 की बात कहें हैं, चाहे आप 6 की बात कहें, चाहे 8 की कहें, चाहे TNF अल्फ़ा की कहें हैं, ठीक है, ये लीक करके किस में आएगा, ब्लड वेसल्स में, जो वहाँ का पल्मोनरी कैपिलरीज है वो उसमें जाएगा। और पल्मोनरी कैपिलरीज में जाने के बाद क्या होगा, इसके जो परमिएबिलिटी है, इसमें क्या होगा, वेसोडाइलेशन करा देगा इसका, ठीक है, तो इंडोथीलियम गैप क्या हो जाएगा, इंटर इंडोथीलियल गैप बढ़ जाएगा, और इसकी क्या हो जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, परमिएबिलिटी इसकी बढ़ा देगा। कौन कौन फैक्टर, जैसे इंटरल्यूकिन 1, 6 और TNF अल्फा परमिएबिलिटी बढ़ाता है। लेकिन जो हम बात करते हैं, जब इंटरल्यूकिन 8 की अगर बात करते हैं, स्पेशली अगर इंटरल्यूकिन 8 की बात करते हैं,
और सबसे पहले ये समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसकी जब परमेबिलिटी बढ़ेगी, इस कैपिलरीज की, जो पल्मोनरी कैपिलरीज की जब परमेबिलिटी बढ़ेगी, तो जो फ्लूइड जब लीक होगा और ये फ्लूइड लीक होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा और क्या कराएगा कि ये जो है, जो एडिशन मॉलिक्यूल्स है, जो इन्फ्लामेशन कराने के लिए जो एडिशन मॉलिक्यूल है, उनको क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा कि भाई जो न्यूट्रोफिल्स है अब वो कहाँ जाना है, इसको न्यूट्रोफिल्स को उस अल्वियोलाई में उसको मतलब किल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा कि भाई WBC और आए, ठीक है, कि उस इन्फेक्शन से हम लोग लड़ सकें। तो क्या होता है कि इंटरल्यूकिन 8 अब क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करता है किसको, न्यूट्रोफिल्स को। ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है। अब न्यूट्रोफिल्स क्या होगा कि ये एंट्री करेगा कहाँ पे, अल्वियोलाई में, ठीक। अब ये मान लीजिए ये न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट होके किसके रेस्पॉन्स में, इंटरल्यूकिन 8 के रेस्पॉन्स में वो इसमें एंट्री कर गया। जब वो क्या करेगा, अल्वियोलाई में जब एंट्री करेगा तो ये यहाँ आने के बाद, ठीक, ये यहाँ आने के बाद वो क्या करता है, बहुत सारा फैक्टर, जैसे कि मान लीजिए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज को रिलीज करता है, चाहे सेवरल प्रोटीएजेस को रिलीज करता है, चाहे बहुत सारा साइटोकाइंस ये भी रिलीज करता है। जब ये जो रिलीज होगा प्रोटीएज, रॉस, तो इस मेम्ब्रेन को अब ये क्या कर देगा, डैमेज करेगा, ठीक है, इस अल्वियोलर मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। अब ये अल्वियोलर मेम्ब्रेन जब ये डैमेज होगा, अब क्या हम बात कर रहे हैं, जब ये अल्वियोलर मेम्ब्रेन अगर डैमेज होगा तो इसके चलते क्या होगा, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, जैसे हम समझ सकते हैं, यहाँ समझिए, जैसे ये डैमेज हुआ तो जो ये इंटरस्टिशियल यहाँ पे फ्लूइड है वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा, इनटू एंट्री कर जाएगा। मीन्स दिस इफ द अल्वियोलर मेम्ब्रेन गेट डैमेज, व्हाट इट causes the seeping of the interstitial fluid into what, alveoli, and also the several proteins or like the fibrins can be get accumulated into this alveoli, or and also the dead cell, whatever the dead cell, what is the damage of the pneumocyte 1 or the 2, or this necrotic debris can be deposited here, and the fibrin is also deposited, or edematous fluid is also in there, in this alveoli, and this become a thick membrane। अब क्या होता है, जैसे जो ये फ्लूइड है वो गया, चाहे जो ये सेल यहाँ पे डैमेज हुआ है, जो न्यूमोसाइट 1 है चाहे 2 है वो डैमेज हुआ है, फिर क्या हो रहा है, जो फाइब्रिन है वो उसमें एंट्री कर रहा है, तो अब वो जो मेम्ब्रेन है वो थिक हो गया। जब ये मेम्ब्रेन थिक हो जाएगा तो जो गैसियस एक्सचेंज की जो बात करते हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब थिक मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं है, पूरी तरह से ऑक्सीजन अब डिलीवर नहीं हो पाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे परफ्यूजन और वेंटिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, वेंटिलेशन अच्छी तरह से होगा लेकिन परफ्यूजन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन क्या हो गया है, अब थिक हो गया, थिक मेम्ब्रेन। कारण क्या है कि इसमें जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब एंट्री कर रहा है तो इसमें क्या जा रहे हैं, फाइब्रिन्स का डिपोजिशन हो रहा है, नेक्रोटिक जो ये डेब्रिस है, चाहे जो भी इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो भी साथ में है, नेक्रोटिक डेब्रिस है, ठीक, और भी बहुत सारे मतलब इसमें प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसका जो थिकनेस बढ़ाते हैं, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन को हम लोग अब क्या कहते हैं, दिस थिक मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट, हाइलीन मेम्ब्रेन। इसको हम लोग कहते हैं हाइलीन मेम्ब्रेन। अब जब ये हाइलीन मेम्ब्रेन अगर आ गया, ठीक है, तो ये अब किसको अफेक्ट करेगा, इट अफेक्ट गैस एक्सचेंज। ये गैस एक्सचेंज अब अच्छी तरह से नहीं होने देगा, ठीक। अब मान लीजिए कि जो ये फ्लूइड, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारा आप जो डिपोजिशन हुआ है, ठीक है, और जैसे कि न्यूमोसाइट 2 ये डैमेज हो गए हैं, जब ये डैमेज होंगे तो फिर इनका रिकवरी नहीं हो पाएगा, न्यूमोसाइट 1 का भी रिकवरी नहीं हो पाएगा, न्यूमोसाइट 2 भी नहीं है, तो न्यूमोसाइट जब 2 नहीं होगा तो जो सर्फेक्टेंट है इनका भी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। जब इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो नॉर्मली हम जो फ्लूइड अल्वियोलाई लेवल है वो बढ़ जाएगा। वो तो क्या होता है कि फ्लूइड लेवल को ये कम करता है ना, नॉर्मली सर्फेक्टेंट कम, तो ये क्या इंक्रीज करा देगा, फ्लूइड
अल्वियोलाई लेवल क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके चलते क्या होगा, जो सर्फेक्टेंट थे वो वॉश आउट हो जाएंगे। ठीक, ये क्या कर देगा, वॉशिंग ऑफ व्हाट, सर्फेक्टेंट। अब जब सर्फेक्टेंट नहीं रहेंगे तो इसके कारण क्या होगा, अब जैसे लैपलेस लॉ को समझिए, जैसे 2T/R मीन्स P। ठीक है, मतलब प्रेशर और सरफेस टेंशन की अगर बात, अगर प्रेशर, अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा है, अगर प्रेशर भी अगर कम है तो सरफेस टेंशन भी क्या है, कम है। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए सर्फेक्टेंट कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन जब कम हो जाएगा तो इसकी प्रेशर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कम प्रेशर पे ही अब पफ ऑफ कर जाएगा, टूट मतलब जो अलविलाई है पफ ऑफ कर जाएगा। ठीक है, अब इसके चलते क्या होगा कि जब कोलैप्स करेगा ये, अब इसके चलते क्या हो जाएगा, ये अब कोलैप्स करने लगेगा। जब ये अब अल्वियोलाई जो है अब वो कोलैप्स करेगा तो इसके चलते पेशेंट में जो प्रॉब्लम आएगी, हाइपोक्सीमिया का जो प्रॉब्लम आने लगेगा अब। ठीक है, हाइपोक्सीमिया जो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस हाइपोक्सीमिया में क्या होता है, इसको बचाने के लिए जैसे कि हमारा बॉडी क्या होता है, बहुत सारा रिफ्लेक्स को प्रोड्यूस करता है, उसके अगेंस्ट जो वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अब इसको क्या होता है कि ये हमारे जैसे कि मान लीजिए कैरोटिड बॉडी है, कैरोटिड बॉडी में जैसे कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंसिटाइज होंगे, मतलब सेंसेशन उनको मिलेगा कि भाई ऑक्सीजन कम है, तो वो एक्टिवेट होंगे। और वो एक्टिवेट होने से क्या होगा कि बहुत सारा बॉडी में चेंजेज आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि वो रेस्पायरेटरी रेट को बढ़ा देंगे। जब रेस्पायरेटरी रेट जब बढ़ेगा रिफ्लेक्सली, तो इसको हम लोग कहते हैं कि टैकिपनिया, इसमें टैकिपनिया भी हम लोग शो करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि जब ये अगर फ्लूइड है, चाहे ये पफ ऑफ करता है, टूट फुटता है, तो इसके चलते जब हम इसको ऑस्कुल्टेशन अगर हम करते हैं तो इसमें हमें क्रैकल्स साउंड भी मिलते हैं। क्रैकल्स साउंड का भी प्रोडक्शन होता है ऑन व्हाट, ऑन ऑस्कुल्टेशन। ठीक, ऑस्कुल्टेशन पे हमें क्रैकल साउंड मिलते हैं। और बात करते हैं कि मान लीजिए अगर सीवियर हाइपोक्सीमिया होता है, ये मान लीजिए कि अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, चाहे पहले से कोई अगर सीओपीडी चाहे और अन्य कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो ये इसको ज़्यादा प्रिसिपिटेट करेगा। क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट को ये ज़्यादा, मतलब उसमें जो प्रोग्नोसिस है बहुत वर्स्ट, मतलब बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, वर्स्ट प्रोग्नोसिस इसमें होगा। ठीक है, तो ये साइनोसिस का भी ये इसमें ये कारण बनाता है। ठीक है, साइनोसिस मतलब जो लिप्स है, चाहे जो नेल्स है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक, अगर और फिर जैसे कि और बात करते हैं कि समझिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे इसमें 3 चीज़ में हम पढ़ें, जैसे कि एक तो एक्सुडेटिव फ्लूइड अंदर जा रहा है, फिर बहुत सारे सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है, और लास्ट में जो रिजोल्यूशन फेज होता है जिसको हम लोग फाइब्रोटिक फेज कहते हैं, वो नॉर्मली जैसे समझिए कि जो पहला फेज है इसको हम लोग कह सकते हैं एक्सुडेटिव फेज, मतलब एक्सुडेट्स सब अंदर जाते हैं, तो वो लगभग 1 से 7 दिन में ये देखा जाता है। दूसरा जो ये फेज है जिसको हम कह सकते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, और ये जो प्रोलिफरेटिव फिर लगभग 1 से 3 वीक में हम लोग देखते हैं। ठीक, और जो थर्ड स्टेज है जैसे फाइब्रोटिक और रिजोल्यूशन जो होता है, फाइब्रोटिक और रिजोल्यूशन, ये लगभग आफ्टर 3 वीक्स पे ये देखा जाता है। ठीक, अब मान लीजिए लास्ट जो स्टेज है वो आ रहा है आपका जैसे फाइब्रोटिक स्टेज, जैसे कि इसमें मान लीजिए जो मैक्रोफेज है, मेनली ये जो मैक्रोफेज का ये जो काम है, और जो ठीक है, ये मान लीजिए ये मैक्रोफेज है और ये अपना है न्यूट्रोफिल्स, तो ये सब फैक्टर्स रिलीज करते हैं। लेकिन मैक्सिमली अगर हम बात करते हैं, वो अगर मैक्रोफेज की अगर बात करते हैं तो वो क्या करता है कि वो जैसे कि कुछ फैक्टर्स रिलीज, साइटोकाइंस कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, जैसे मान लीजिए PDGF, प्लेटेड डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स, और जैसे कि TGF बीटा, ये जो रिलीज करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, जो भी ये रिलीज करते हैं, इस ग्रोथ फैक्टर वो किसको एक्टिवेट करेंगे, जो कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग में जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, इस कनेक्टिव टिश्यू को ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। और इस एक्टिवेशन से क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू के एक्टिवेशन से, इस कनेक्टिव टिश्यू के एक्टिवेशन से फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होगा, और जो डिपोजिशन किसका होने लगेगा, डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर डिपोजिशन होगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फाइब्रोटिक फेज। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ,
जो लगभग मोर देन 3 वीक्स 3 वीक के बाद जो PDGF और TG वीटा ये रिलीज होता है, ये फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है। और ये फाइब्रोब्लास्ट जब एक्टिवेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन होगा। और जब कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन होगा, ठीक है, और तब ये लंग जो क्या हो जाएगा, स्टीफ होता जाएगा, फाइब्रोटिक होता जाएगा। तब ये जाके फाइनली वो किस में जाके वो ट्रांसफ़र होता है, ये कर सकता है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ठीक है, क्योंकि अब ये फाइब्रोटिक हो चुका है। फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपको अगर और समझना है, जैसे कि इसका डिपोजिशन हो गया, ठीक है, 3 फेज हम लोग समझ लिए, इसका पैथोलॉजी समझ लिए, इसको कैसे ये नॉर्मली ये इसका यूटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है ये हम लोग समझ लिए। क्लिनिकल फीचर्स तो हम समझाएं कि डिस्पनिया क्यों होता है, कि मान लीजिए कि अगर पल्मनरी एडिमा हो रहा है तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये फ्लूइड रिलीज होगा, यहाँ पे अगर फ्लूइड भरेगा, ठीक है, तो एक्सचेंजिंग जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जब एक्सचेंजिंग एरिया ठीक होगा तो ऑक्सीजन पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, परफ्यूज नहीं हो पाएगा, तो उसके चलते पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसको कहते हैं डिस्पनिया, ठीक, डिस्पनिया हो गया। फिर इसके रिफ्लेक्स में हम पढ़े थे कि पेशेंट का क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, टैकिपनिया हमें मिलेगा। टैकिपनिया अगर सीवियर कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, साइनोसिस के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिंग कॉज, अगर ये साइनोसिस अगर है, अच्छा मान लीजिए कि अगर पेशेंट में हाइपोक्सेमिया है, तो ये अगर दोनों अगर है तो ये प्रोग्रेस किस में कर सकता है, प्रोग्रेस इनटू व्हाट, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये आगे चल के रेस्पिरेटरी फेलियर भी करा सकता है, ठीक। और नॉर्मली हम जो एस्कुल्टेशन पे हम क्या किए थे, क्रैकल साउंड हम लोग देखे थे, क्रैकल साउंड विच इज फाउंड इन ऑन व्हाट, ऑन एस्कुल्टेशन, ठीक। अब बात करते हैं कि इसके हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन पे, ठीक है, इसके हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन में देखिए जो अल्वियोलर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये अल्वियोलर है, इसमें देखिए क्या हुआ कि ये जो पिंकिश जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, पिंकिश स्ट्रक्चर, ये सब फाइब्रिन डिपोजिशन का है, ठीक है, ये जो पिंकिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, देखिए कितना थिक डिपोजिशन है। तो इस डिपोजिशन को हम कहते हैं, जो पिंक कलर का डिपोजिशन है, इसको हम कहते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि क्या है, ये थिक, और ये किसका फीचर है, ARDS का, ठीक। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर इसकी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि इसमें हम लोग CT भी कर सकते हैं, एक्सरे भी कर सकते हैं नॉर्मली, एंड वी कैन डू ऑल्सो लंग्स USG अल्ट्रासोनोग्राफी भी इसका हम कर सकते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन एरिया दिख रहा है, ठीक है, वाइट पैची एरिया दिख रहा है पूरी तरह से, बाईलेटरल कंसोलिडेशन इसमें हमें दिखता है, बाईलेटरल कंसोलिडेशन, ठीक है, एंड इसको एक और कह सकते हैं, इसमें क्रेजी पेविंग पैटर्न, क्रेजी पेविंग पैटर्न, बाईलेटरल कंसोलिडेशन आपको याद रखना है, ARDS का ये इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारा कारण है, इसमें बहुत सारा हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली बस हमें इतना समझना है। अब इसकी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट मॉडलिटी के बारे में, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे आप कीजिएगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली हमें देखना पड़ेगा कि सबसे बेहतरीन है कि ऑक्सीजन हाइपोक्सेमिया इसका सबसे बड़ा कारण है, तो आप सबसे पहले वेंटिलेशन सपोर्ट दे दीजिए, ऑक्सीजन थेरेपी कीजिए, ठीक है, वेंटिलेशन सपोर्ट पेशेंट का कीजिए। फिर पेशेंट को क्या कर सकते हैं आप, प्रोनिंग पोजीशन पे ला सकते हैं, प्रोनिंग पोजीशन में लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, जिसके चलते पेशेंट मतलब अच्छा फील करेगा, ब्रीथ कर सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए पेशेंट को प्रोन पोजीशनिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, जो भी अगर मान लीजिए किसी कारण जो भी इसका सेकेंडरी कारण है, तो उस सेकेंडरी जो कारण है उसको हम सबसे पहले ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के कारण कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का
चाहे कोई भी पैथोजेनिक इन्फेक्शन के कारण अगर हो रहा है तो उसमें हम सबसे पहले हम क्या, अगर कोई भी सेकेंडरी कॉज है तो अगर मान लीजिए एंटीबायोटिक्स अगर हम दे रहे हैं, चाहे कोई इन्फ्लामेटरी अगर कारण है तो हम उसमें क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अगर हम दे देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लाइक जैसे कि हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम लोग दे सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए कि और भी हम फ्लूइड मैनेजमेंट हम करेंगे, जैसे पेनक्रियाटाइटिस था, इसमें हम लोग पेशेंट को हम लोग फ्लूइड मैनेजमेंट मैंडेटरी इसमें करना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी जरूरी है, प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी ये जरूरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर कारण है कि पल्मोनरी इडीमा के चलते अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है आपको, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि ARDS, तो उसमें पल्मोनरी इडेमा में हम लोग डायूरेटिक्स भी यूज कर सकते हैं और इसमें फ्लूइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं लंग से, ठीक है। तो ये है पूरा हमारा ARDS के बारे में, ठीक है। और होप यू एंजॉय दिस lecture and please do like, subscribe and share my channel with your friend. Thanks for watching.